आवाम का तो इम्तिहान था ही, क्योंकि इस दौरान जब एक लॉकडाउन था, तो सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों का उससे बड़ा इम्तिहान था। यक तरफा मौकिफ अब तक आपकी समातों में रस घोलता रहा। आवाज को वक्ती दबाया जा सकता है, सच कभी छुप नहीं सकता। कभी ना कभी आवाम के सामने आ ही जाता है सच। कभी सहूलतकारी का इल्जाम, कि आप सहूलतकार हैं और आप पता नहीं क्या क्या उसने इल्ज़ाम तराशी की। कभी शेलिंग का सामना, कभी फायरिंग की जद में आना। एक लम्हा ऐसा आया जब मैं और एक हमारे जर्नलिस्ट हैं और तमाम जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट वो फायरिंग की बराह रास्त जद में थे। अगर एक भी कदम गलत पड़ता तो शायद हम गोली का निशाना बनते। उस वक्त भागकर अपनी हमने जान बचाई। इंटरनेट की बंदिश, जीएसएम सर्विस बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। तो ऐसे में हमें तो बहुत मुश्किलात पेश आई। ये वो हालात व वाक़यात हैं जिनका सामना फील्ड पर मुझ समेत लॉकडाउन के दौरान हर सहाफ़ी ने किया। दौराने लॉकडाउन रिपोर्टिंग में क्या मुश्किलात पेश आईं? क्या मीडिया चैनल्स की जानिब से सहाफ़ियों की भेजी गई फुटेजेस और टिकर्स ऑन एयर किए गए? ऐसे कौन से वाक़यात थे जिन्हें भूलना बतौर सहाफ़ी अब मुमकिन नहीं? बढ़ते हैं इस अनकही कहानी की जानिब, जानते हैं सहाफ़ियों की आप बीती उन्हीं की ज़बानी। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो बड़ी मुश्किलात पेश आई उस वक़्त जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो बेसिक चीज़ें जीएसएम सर्विस बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। तो ऐसे में हमें तो बहुत मुश्किलात पेश आई। पहली मुश्किलात तो हमारे लिए ये थी कि पूरे आज़ाद कश्मीर से हमारे पास इत्तलात उस तरह से नहीं आ रही थी। बहुत सारे रूमर मार्केट में चल रहे थे, जिसकी वजह से गलत खबरें चलने का भी खदशा था। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे लिए चूँकि यहाँ पे जो मौजूदा हमारे वसाइल हैं, वो हमारे पास यही है कि जीएसएम जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, तो जब ये बंद कर दी गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँ कि जैसे दीरकोट में एक वाक़या हुआ, पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। तो जो पहली इत्तला जो चूँकि हम लोग थोराया फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो उसके थ्रू जो हम तक इत्तला आई, वो ये आई जी कि 100 से 200 लोग वहाँ पे जाँ बाक हो गए हैं, जिसमें पुलिस के भी लोग हैं और मुज़ाहिरीन भी हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि हम किसको कोट करें। ना तो कोई ऑफ़िशियली इस खबर को कन्फ़र्म कर रहा था, ना हम तक प्रॉपर इत्तलात आ रही थी, सुनी-सुनाई खबरें और रूमर्स बहुत ज़्यादा थे। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक आएगी और हम आगे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल्स को, अखबारात को प्रोवाइड करेंगे, वो सेकंड स्टेज है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में ही हमें मुश्किलात इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेश आ रही थी कि गैर मुसद्दक़ा खबरें, रूमर्स बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमें उस वक़्त सामना करना पड़ा। फिर दूसरा, जब हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात भी आई, उसके बावजूद भी हम अपने न्यूज़ चैनल्स को फ़ीड प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे। हम वाक़े की जो एक्चुअल सूरत-ए-हाल थी, वो जो प्रॉपर जो फुटेज थी उन इलाकों की जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो भी हमें मुश्किलात पेश आ रही थी कि हम कैसे अपने चैनल को भिजवाएँ। फिर जो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ हम जो अपने ज़राए यूज़ करके तो जो फुटेजेज़ और जो चीज़ें हम मँगवा रहे थे, उनको वेरीफ़ाई करने के लिए भी हमारे पास से कोई मेथड नहीं था। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। देखिए, सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी कोलीग्स थे, वो डिफरेंट ज़राए यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट प्लेसेस पे शहर में किसी जगह पे अगर कोई इंटरनेट की उनको एक्सेस थी भी स्टार्ट के दिनों में, बाद में हो के वो बंद कर दी गई। तो फिर शहर से बाहर लोग यहाँ से जा रहे थे, कोई रावलपिंडी, इस्लामाबाद जा रहा है, कोई सराउंडिंग में हमारे केपी के जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंसूर है, उसके जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, बालाकोट हो गया, गढ़ी हबीबुल्ला हो गया, तो वो उनको यूटिलाइज़ कर रहे थे। यहाँ पे दिन भर की जो चीज़ें हैं वो कवर की और वो जाके वहाँ से चीज़ें वगैरह फ़ीड कर रहे थे। हमारे पास चूँकि हम लोग तो उस वक़्त फ़ील्ड में थे, कोई एक्चुअल सूरत-ए-हाल की समझ नहीं आ रही थी। वो तो ये होता है कि आप टीवी के आगे बैठे हों तो चीज़ें मॉनिटर कर रहे हों। तो जब इस तरह की हंगामी सूरत-ए-हाल हो तो हम तो खुद टीवी चैनल मॉनिटर ही नहीं कर पाए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हाँ, थोड़े दिनों के बाद जब थोड़े से हालात बेहतर हुए तो हमने टीवी पे देखा, तो उस वक़्त चीज़ें किसी न किसी हद तक चलाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले बड़ी मुश्किलात थी।
इस दौरान तो अल्लाह का करम रहा कि उस तरह से बराह रास्त हम लोग कोई किसी रेंज में नहीं आए। लेकिन अक्सर औक़ात यानी अगर आप वैसे जनरली बात करें तो चूँकि जो मीडिया पर्सन हैं और बतौर ख़ास जिस मीडियम से हमारा तल्लुक़ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये तो बिल्कुल हम लोग अक्सर ऐसे होता है कि पुलिस और मुज़ाहिरीन के बिल्कुल दरमियान में फँस जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारी कोशिश ये होती है कि एक तरफ जहाँ पे हम पुलिस को दिखाएँ कि पुलिस लोगों पे टॉर्चर कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, शेलिंग कर रही है, तो वहीं पे हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये भी दिखाएँ कि मुज़ाहिरीन की जानिब से अगर कोई गोली चलाई जा रही है, कोई लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या पथराव किया जा रहा है, तो 2 एंगल से हमने कवर करना होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे एंगल को पकड़ें या ऐसी जगह अपनी लोकेशन का इंतख़ाब करें, जहाँ से हम मुज़ाहिरीन और पुलिस को बैक-वक़्त अपनी आँखों से देख सकें ताकि उसको हम कैप्चर कर सकें। तो उसमें हमें यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, अक्सर औक़ात हम लोग दरमियान में स्टक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग मुतासर होते हैं वो शेलिंग से, जो टियर गैस है उसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि यानी मुज़ाहिरीन की जानिब से अगर पुलिस पे पथराव किया जा रहा है तो दरमियान में हमारे भी लोग उसी तरह से मुतासर होते हैं। बल्कि हम लोग चूँकि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होते हैं तो सबसे पहले हम ही लोग मुतासर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश यही होती है कि आवाम तक जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो उनको एज़ इट इज़ पहुँचाया जाए। मैंने जैसे आपसे पहले गुज़ारिश की कि ऐसे जो जिस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट की सूरत-ए-हाल हो, तो 2-3 चीज़ों का आप लाज़मी ख़्याल रखें। हमने अक्सर देखा है जो जो चीज़ मैंने अपने ये 20-25 साल के करियर में फ़ेस की है, वो ये है कि जिस जगह पे कोई भी हादसा वाक़या होता है तो वहाँ से हमें जो पहली इत्तला दी जाती है तो हमें ये कहा जाता है जी कि वहाँ पे लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अब जब हम वो लाशों के ढेर को एज़ इट इज़ अगर हम टीवी चैनल्स पे चलाना शुरू करते हैं या जो ज़िम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे हम वो करना शुरू करते हैं तो शायद उससे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। हम पहली कोशिश तो ये करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम हम वाक़ये को कोट करें। जिस वक़्त तक कि हम खुद वहाँ पे नहीं पहुँच जाते और जब हम खुद वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जब ये चीज़ें हम देखें, जो चीज़ आप ऑथेंटिक देखें, उसको करें और कम से कम जो जाँबाज़ अफ़राद हैं, उनका डाटा कम से कम किसी ऑफ़िशियल अगर कोई आपके साथ डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के कोई ऑफ़िशियल 15 या जो रेस्क्यू के ज़राए या आपके वो काबिल-एतमाद साथी, दोस्त, कोलीग जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उन्होंने आपको ऐसी न्यूज़ दी हों, उन्हीं को ही सिर्फ़ आप पब्लिश करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अक्सर ये होता है कि अगर 1 या 2 लोगों की किसी भी वाक़ये में डेथ हो जाती है, किसी डिज़ास्टर में, किसी एक्सीडेंट में, किसी झड़प में, तो वो देखें वो डेड बॉडी एक जगह से हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए वो 200 लोगों ने देखी होती होगी। किसी ने उसको बैंक रोड से गुज़रते हुए देखा होगा, किसी ने सीएमएच के पास से गुज़रते हुए देखा होगा, किसी ने सीएमएच के गेट पे देखा होगा, किसी ने वाक़ये वाली प्लेस पे वो देखा होगा। तो अब आपको 5 लोग कोट करेंगे कि एक कहेगा कि मैंने सीएमएच में एक डेड बॉडी देखी है, एक कहेगा जी कि एक डेड बॉडी बैंक रोड पे एम्बुलेंस खड़ी थी, मैंने उसमें देखी है, एक जाए वक़ुआ से हो गए। तो एक डेड बॉडी को बाज़ औक़ात हमें 4 से 5 लोगों की तरफ से डिफरेंट रिपोर्ट किया जाता है, जो हमें भी बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जी कि इस वाक़ये में 5 अफ़राद जाँ बाग हो गए। जबकि एंड ऑफ द डे जब ऑफ़िशियली कोट किया जाता है तो उस वक़्त पता चलता है कि वो एक ही डेड बॉडी थी जो डिफरेंट प्लेसेस पे लोगों ने देखी। तो इस वजह से रूमर्स बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी ने एक जस्ट क्लिक पे सनसनी फैला देनी है। तो मेरी सबसे यही गुज़ारिश होगी कि कभी भी कोई वाक़या हो, आपकी किसी एक पोस्ट से, किसी एक सनसनीखेज़ खबर से उस इलाके के हालात कशीदा हो सकते हैं, वहाँ पे कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, वहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया मज़ीद बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप कोशिश यही करें कि आप सिर्फ़ वही चीज़ अपलोड करें, जो चीज़ किसी जो ऑफ़िशियल सोर्स से कन्फ़र्म की जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो जर्नलिस्ट है, उसने रिपोर्ट करना होता है। ख़बर और तज्ज़िये में बुनियादी फ़र्क ये है कि आपने ख़बर में अपनी कोई चीज़ भी नहीं डालनी होती। अपने जज़्बात, अपने जो आपके तज्ज़िये हैं या आप जो उससे अख़ज़ करते हो,
खबर सिर्फ खबर होती है, तज्जिया एक अलग चीज़ है। लॉकडाउन के दौरान सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं थी। रियासत भर में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल जीएसएम सर्विसेज बंद थी। लैंडलाइन जीएसएम सर्विसेज और लैंडलाइन जो डीएसएल सर्विसेज थी वो भी बंद थी। अब इसमें सबसे जो अहम मसला था वो ये था कि हमारे पास जब ज़राए ही नहीं हैं तो हम अपनी बात या अपनी रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर कैसे करेंगे और उसको अपलोड कैसे करेंगे। तो उसमें हम ये करते थे कि हम दिन भर जो रिपोर्ट शूट करते थे उसको लेकर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके या बुलंद पहाड़ी मुकामात जहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज या सिग्नल अवेलेबल होते थे वहाँ पर जाते थे। दिस वेरी हेक्टिक प्रोसेस कि आप पैदल चलते हैं, बसा औकात आपको 2 घंटे हाइकिंग करनी है और बुलंद पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है और वहां से चीज़ अपलोड करनी है। उसके बाद आपने फिर केपीके के एबटाबाद तक जाना है, ड्राइव करनी है एक लंबी और वहां से जाके चीज़ अपलोड करनी है। डेफिनेटली ये एक मुश्किल प्रोसेस था, बट जर्नलिस्ट जो है उसकी ड्यूटी है आवाम को न्यूट्रल और जो मुसद्दका हक़ाइक़ है वो दिखाना। सो हमने वो किया। जहाँ तक पाबंदियों की बात है तो अगर आप मेरी बात करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे किसी ने आके ये नहीं कहा कि आपने फ़लाँ चीज़ अपलोड की है, क्यों की है, आपने फ़लाँ ख़बर की है, क्यों की है। तो एक जो तासुर पाया जाता है कि मुज़फ़्फ़राबाद जो दारुल हुकूमत के जर्नलिस्ट हैं शायद उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई दबाव था या उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया था या उन्हें बाउंड्रीज में मुक़य्यद किया गया। तो मेरी हद तक मैं आपको ये बताऊं कि ये तासुर बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी तरफ से ये नहीं कहा गया कि आपने ये चीज़ दिखानी है या ये नहीं दिखानी। हाँ, इंटरनेट ना होने की वजह से हमें मसाइल का सामना था, हमें प्रॉब्लम्स थी। और जब हम केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो वहाँ पर अलबत्ता ये हुआ है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि पुलिस है, जैसे कि खुफिया पुलिस है, उनकी तरफ से बहरहाल सर्विलेंस थी और वो जाकर ये चीज़ चेक कर रहे थे कि जो आम आदमी है वो कोई ऐसी चीज़ जाके अपलोड ना करे जिससे बिटवीन टू नेशंस, कश्मीरी और पाकिस्तानी, कोई नफरत अंगेज़ी का ख़तरा हो या उससे शर अंगेज़ी का ख़तरा हो। वो भी ये चीज़ें देख रहे थे। जब हमने उनको, मेरे साथ जब मुझे एक दफ़ा जो पुलिस के एक ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने पूछा कि आप कौन है और कहाँ से आए। फिर मैंने उनको अपना जर्नलिज्म जो एक्सपीरियंस है वो बताया, फिर मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया और मैंने कहा कि मैं सहाफ़ी और मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। तो उसके बाद उन्होंने हमें कोई नहीं कहा और उन्होंने अपना काम हमें करने दिया। अलबत्ता बुनियादी तौर पे ये चीज़ मद्देनज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि जर्नलिस्ट को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट किस्म की सिचुएशन में प्रॉब्लम्स तो बहरहाल होती हैं, मसाइल होते हैं। सबसे अहम तरीन फरीज़ा ये होता है कि इन तमाम मसाइल से नबर्द आज़मा होकर फिर भी आवाम तक हक़ाइक़ को पहुँचाना, और हमने अपने जो फ़राइज़ हैं वो बखूबी अदा की। जहाँ तक आप नेशनल मीडिया की बात करते हैं तो मेरा जवाब होगा नहीं। अलबत्ता इंटरनेशनल मीडिया से जो लोग एफिलेटेड हैं, जो वाबस्ता हैं, मैं भी इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट कर रहा था, तो इंटरनेशनल मीडिया पे या सेमी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे हमारी खबरें चलाई गई। नेशनल मीडिया की जहाँ तक बात करते हैं, नेशनल मीडिया से जो लोग वाबस्ता हैं, नेशनल मीडिया पे इस तरह की कोई भी खबर जो यहाँ से भेजी गई वो नहीं चली। जर्नलिस्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग और डॉक्टर्स वो इन चीज़ों से बहरहाल मानूस होते हैं। हम जब रिपोर्ट करते हैं, 8-10 साल हमें फील्ड में होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे लातादाद वाक़यात आते हैं जो हमारे जहन में नक्श होते हैं। बहरहाल हम मानूस होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस का कई जगहों पर आपस में टकराव हुआ तो बराह रास्त फायरिंग की गई। दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि एक कह रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फायरिंग की, वो कह रहे हैं इन्होंने की। अलबत्ता मेरे लिए एक इसमें बड़ा नाकाबिल फरामोश वाक़या था जब साथरा के मुकाम पे रैली पर पथराव किया जा रहा था, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली थी, और रैली में मौजूद नौजवान थे वो दूसरी तरफ बराह रास्त फायरिंग कर रहे थे। तो उस वक्त एक लम्हा ऐसा आया जब मैं और एक हमारे जर्नलिस्ट हैं और तमाम जर्नलिस्ट आलमोस्ट वो फायरिंग की बराह रास्त जद में थे। अगर एक भी कदम गलत पड़ता तो शायद हम गोली का निशाना बनते। उस वक्त भागकर अपनी हमने जान बचाई। तो ये एक वाक़या बहरहाल है जो मेरे जहन पे नक्श है कि हम भी उस गोली का निशाना बन सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें महफूज रखा। देखें, सहाफ़ी के लिए सबसे अहम उसके लिए जो बात होती है वो यही होती है कि अपनी ख़बर को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना। और जब 29 सितंबर था
तो उस दौरान जो है वो लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट की बंदिश जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था। तो इसके लिए हमने कोशिश की कि कोई अल्टरनेट जो इस शहर से बाहर था रिसोर्स थे उनको यूज़ किया हमने, और हमने कोशिश की कि अपने जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो लोग हमारी ख़बरों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम उन तक अपनी ख़बरें और जो हालात व वाक़यात उस वक़्त हो रहे थे उनको बर वक्त पहुँचाएँ। ज़ाहिर है अहम मसला इंटरनेट का था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल बिल्कुल जो है वो ब्लैकआउट था, किसी जगह पे भी ऐसी कोई सोर्स नहीं था। तो सहाफ़ियों को जब सबसे ज़्यादा मसला दरपेश आया वो इंटरनेट के ना होने के बायस ख़बर का पहुँचाना जो है वो मुश्किल तरीन मरहला था। और इस दौरान हमने बहुत सारे ऐसे फेसेस को देखा कि जब हम किसी आउटसोर्स वाली जगह पे जाते थे तो हमें कन्विंस का प्रॉब्लम होता था, रास्ते बंद थे, जगह जगह पे पत्थर फेंके हुए थे, बैरियर्स लगाए हुए थे। देखें बात यह है कि नेशनल मीडिया ने तो हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ऑन एयर नहीं की थी। नेशनल मीडिया अपने सोर्सेज से तब जो है वो चला रहा था, और हमारे पास भी ऐसा कोई सोर्स यहाँ से नहीं था जिसके ज़रिए हम उनको बर वक्त कोई चीज़ भेजते। ज़ाहिर है अगर एक इवेंट या एक वाक़या जो है वो मैं मिसाल करता हूँ कि कहीं सुबह के 9 बजे हुआ हो तो हमें वो वाक़या अगर किसी चैनल को भेजना होता था हमें शाम हो जाती थी उस वाक़े को वहाँ पे भेजने के लिए। तो डेफिनेटली जो नेशनल चैनल्स थे उन्होंने ब्रेकिंग चलानी होती है, और उस दौरान जब इंटरनेट नहीं था तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज के ज़रिए जो है वो चीज़ें चलाई, ना कि जो है वो जो मुजफ्फराबाद या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रिपोर्टर्स काम कर रहे थे उनके ज़रिए चलाई गई। देखें ये अवामी इशू था और अवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली थी। बड़ा दिलचस्प सा वाक़या, एक छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें मुझे याद हैं अच्छी तरह के 8 और 9 साल के लगभग होंगी, तो हम ब्रारकोट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने हमें रोक लिया। हमारी गाड़ी के ऊपर जो है वो मीडिया का लोगो भी लगा हुआ था, उसके बावजूद ज़ाहिर है बच्चे हैं उन्हें क्या पता मीडिया क्या है या ये लोग कौन होते हैं और ये क्या काम करते हैं। बहरहाल जब हम अपनी गाड़ी से उतरे और हमने उनको कहा कि हम मीडिया से हैं और हम यहाँ से जो है वो मानसेरा या एबटाबाद की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप हमारे लिए रास्ता खोलें। तो हमने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने ये कहा कि आपने ये रास्ता क्यों बंद किया है। तो उसने मुझे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हम अपने हकूक़ के लिए यहाँ खड़े हैं और जब तक हमें हकूक़ नहीं मिलते तो तब तक हम ये रास्ता नहीं खोलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा आपके हकूक़ हैं क्या, तो उसने एक जवाब दिया जो शौकत नवाज मीर कह रहा है वही हमारे हकूक़ हैं और हमें वही हकूक़ लेने, और जब तक हम उनका वो अपने हकूक़ ले नहीं लेते तब तक ये रास्ता हम नहीं खोलेंगे। तो ज़ाहिर है हमने माइंड सेट देखा उस वक्त उन बच्चों का जिनकी उम्रें 8 साल थी, 10 साल थी और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल थी, कि लोग मोटिवेटेड हैं अपने हकूक़ के लिए, वो किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार थे। देखिए मैं समझता हूं कि एक सहाफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ यही होती है कि वो सच अपनी आंखों के सामने देख रहा हो, उसे रिकॉर्ड भी कर रहा हो, लेकिन उसे बर वक्त आवाम तक ना पहुंचा सके। बस ऐसा ही कुछ यहाँ हमारे साथ हुआ। मुजफ्फराबाद के अंदर काम करने वाले, रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करने वाले सहाफ़ियों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जब 28 सितंबर को लॉकडाउन से एक रोज कबल रियासत में मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया, तमाम सर्विसेज, मोबाइल फोन, इंटरनेट, हर तरह की सर्विसेज बंद कर दी गई। तो बेसिकली आपने जो सवाल किया कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो पहली मुश्किल ही यही थी कि हम जो सच था उसे बर वक्त आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस थी उसे बंद कर दिया गया था, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। और दूसरी बड़ी मुश्किल ये थी कि जो चीजें हम रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ से, उन्हें हमें दूर दराज इलाकों में जाकर आवाम तक पहुंचाना पड़ता था, या सोशल मीडिया के थ्रू या दीगर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो जब हम सफर करते थे तो वो सफर भी दिल में ऐसा महसूस होता था कि वो सफर भी गैर महफूज है, महफूज नहीं है। हम कब कहाँ से क्या होने जा रहा है कोई पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई थी। तो थर्ड जो चीज थी वो ये थी कि जहाँ पे जो लोकली हम कवर कर रहे थे फील्ड में, तो यहाँ पर सहाफ़ी भी उस तरह से महफूज नहीं थे। आवाम का तो इम्तिहान था ही, क्योंकि इस दौरान जब एक लॉकडाउन था, तो सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों का उससे बड़ा इम्तिहान था। तो ये सारी चीजें थी। जो असल जो पॉइंट मैंने बताया वो ये था कि हम चीजें आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। आवाज को वक्ती दबाया जा सकता है, सच कभी छुप नहीं सकता, कभी ना कभी आवाम के सामने आ ही जाता है सच। तो हम जो यहाँ पर जो हमारा लोकल मीडिया था, वो जो चीजें हम उनको प्रोवाइड करते थे वो तो उसी तरह से आवाम तक पहुंच रही थी जो ग्राउंड पे हो रहा था, क्योंकि हम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे। तो नेशनल मीडिया ने जो है वो
चीज़ें बिल्कुल एंटी रिपोर्ट की। देखें जो सामने पेश आया, एक तो यहाँ पर बैंक रोड पर हमारे एक सहाफ़ी को निशाना बनाया गया। एक वाक़या तो वो था, फिर उसके बाद नीलम पुल का जो वाक़या हुआ जहाँ पर एक नौजवान नीलम का जान की बाजी हार गया। वो आंखों देखा मंजर था, आंखों से हमने देखा, तो वो मंजर कभी नहीं भुला सकते। जब और दूसरा एक और मंजर जब सबसे जो दिल को लगा और आज तक हमेशा आंखों के सामने, ख्वाब में भी वो मंजर सामने आता है, वो ये था कि जब हम यहाँ से वापस जा रहे थे रिपोर्ट करने के लिए, तो जब ये यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 जनाजे हो चुके थे और उनको जनाजों को जब क्राउड में लाया गया और जो वहां पे लोगों का जज्बा था और जिस तरह से वो क्राउड में आए और जिस तरह से वहां पे मनाजर थे, वो मनाजर थे वहां पर, वो कभी नहीं भूल सकते। देखें जो रिसेंट स्ट्राइक थी आज़ाद कश्मीर में, इस स्ट्राइक के दौरान स्ट्राइक से एक रोज़ कबल ही हुकूमत की जानिब से जो इंटरनेट सर्विस थी और ख़ास करके मोबाइल सर्विस वो बंद कर दी थी, जिसके बायस जो खित्ता है उसमें बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो बतौर सहाफ़ी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम चीज़ें तो रिकॉर्ड कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, लेकिन हमें आज़ाद कश्मीर में जैसा कि आपको बताया इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, तो हमें नाजरीन तक वो चीज़ें पहुँचाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हमें चीज़ें नाजरीन तक पहुँचाने के लिए हमें आज़ाद कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था या कोई ऐसी जगह देखनी पड़ती थी कि जहाँ सर्विस हो। हमें बड़े दूर दराज एरिया में जाके वो चीज़ें नाजरीन तक पहुँचानी पड़ती थी। देखें सोशल मीडिया पे फोटोज़ अपलोड करने के लिए आपने जैसे पहले भी बात की कि वो सबसे मेन मसला इंटरनेट का था। तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमें जगह सेलेक्ट करनी पड़ती थी कि हाँ हम किस जगह से जाके इंटरनेट ढूंढेंगे। तो हमें उस जगह का इंतखाब करना पड़ता था कि हाँ कहाँ इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि हमें मुजफ्फराबाद से बाहर जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ी वजह एक तो ये थी, तो साथ हमें दूसरे जो मुजफ्फराबाद शहर की सड़कें भी एहतजाज की वजह से बंद थी, तो हमें ये भी बड़ा मसला पेश आया था। देखिए चैनल्स को तो मैंने बहुत सारी फोटोजेज भेजी, बट उनमें से सिर्फ एक चली थी। जो ज़्यादातर जो जितने भी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, जितने भी चैनल्स हैं, उनने जो इस दौरान जो आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल थी उसको कवरेज तो नहीं दी, बट हमने जो अपने पेजेस है सोशल मीडिया, अपने आईडीज़ थी फेसबुक पे, हमने उसके ज़रिए जो नाजरीन हैं शहरों तक हमने हक़ाइक़ पहुँचाए थे। देखें इस एहतजाज के दौरान जैसा कि गलत खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी फैलाई गई और दीगर भी मिस इन्फॉर्मेशन थी, लोगों को चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह जाके अपने पेजेस पे तो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट चला रहे थे, लेकिन इंटरनेट की कमी की वजह से, ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स हैं वहाँ गलत चीज़ें चलाई गई, जिसके बाद जो शहरी थे, क्योंकि और मीडिया तो इंटरनेट नहीं था, जो हमारे लोग थे वो टीवी देख रहे थे वहाँ उन तक, यहाँ क्योंकि मुजफ्फराबाद शहर में और चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो नेशनल मीडिया पे चल रही थी वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट चल रही थी। तो जो लोग थे उनमें शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा था। जैसे कि जब ये शोहदा थे उनका जनाजा अदा किया गया ऊपर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, तो वहाँ लोगों की तरफ से जो मीडिया के नुमाइंदगान थे उन पर हुटिंग भी की गई। कई जो मीडिया के नुमाइंदगान थे उनको रोका भी गया। तो ये उस टाइम बड़ा डर वाला माहौल था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जितने मीडिया हाउस हैं उनको ये चीज़ चेक करनी चाहिए, ताकि वो तो खबरें तो चला देते हैं, लेकिन जो उनके साथ काम करने वाले आगे हैं उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ जाती हैं। देखें सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक एहसास रहता है, सबसे बड़ा जो इशू था हमारे साथ बतौर रिपोर्टर, हम फील्ड में काम कर रहे थे, तो सबसे बड़ा जो हमारे साथ मसला था वो यहाँ पे इंटरनेट नहीं था। और जब हम काम करते तो उसे अपलोड करना या आवाम तक पहुँचाने में शदीद जो है वो दुश्वारी थी। यहाँ से तो नहीं हो सकता था। बहरहाल हमने एक फिर रास्ता अपनाया, दिन भर यहाँ पे काम करना, आंसू गैस कहीं पे क्या, मतलब पूरी सिटी में काम करके उसके बाद हम आउट ऑफ सिटी जाया करते थे। 1-2 दिन तो हमें बहुत करीब से नेट जो था वो दस्तयाब था। फिर 1-2 दिन के बाद जब वो करीब वाला नेट भी यहाँ से बंद हो गया, तो हम मानसेरे से भी 10 मिनट की मुसाफत से आगे जाके जो चीज़ें थे वो अपलोड करते थे। तो लोगों तक जो वाक़यात आज़ाद कश्मीर में हो रहे थे, जो रोमर फैल रहे थे, तरह तरह की नेगेटिविटी खबरें जो फैल रही थी, उससे भी लोगों को बचाते रहे और जाके वहाँ से हम अपनी चीज़ें शेयर करते रहे, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे नाजरीन हैं, उन्हें सच्चाई दिखा सकें, उन्हें बता सकें कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि लोगों तक वो पहुँचाया जाए या लोगों को वो दिखाया जाए जो इस खित्ते में हो रहा था।
असद, सबसे पहले तो ये कि चैनल तक हम कोई चीज़ भेज ही नहीं पाए। चैनल का ये होता है कि फिर दिन की चीज़ दिन में चलनी पड़ती है, रात की चीज़ रात में ही होती है। तो हम दिन को यहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे नेट था नहीं, तो हम जब यहाँ से बाहर जाते थे तो हम अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास थे, मेरे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी 6-7 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं वहाँ पे जाके फिर वो अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें चीज़ें देता और अपनी बात से भी शेयर करता, ताकि लोगों को जो रियासत में हुआ वो सच्चाई दिखाई जा सके। देखें, मेरे पास एक चैनल था, उसका लोगो भी था। मैं समझता हूँ कि ये एक मेरे लिए बड़ा बेहतरीन बदतरीन जो है वो लम्हा गुजरा, जब एक शख्स मेरे पास आया, मैं बाइक पे था, तो उसने मुझे लोगों के साथ देखा और उसने मुझे कहा कि आप सहूलतकार हैं और आप पता नहीं क्या क्या उसने इल्ज़ाम तराशी की। हालांकि मेरे ख्याल उसने मोबाइल भी निकाला और वीडियो भी निकाली, लेकिन रूमर्स की वजह से जो चल रहा था नेशनल मीडिया पे, हमारी आवाज़ तो नहीं जा रही थी, लेकिन उसकी वजह से ये जो लफ्ज़ सहूलतकारी का, या जो उसने वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स थे उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, वो मुझे शायद सारी ज़िंदगी याद रहेगी और ये मैं वक्त कभी नहीं भुला पाऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी जो सेफ्टी है वो तो सबसे ज़्यादा एम है। आप यहाँ पे असद जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि आप ना तो अवाम में जा सकते थे, ना और आप पुलिस के साथ रह सकते थे। आपको दोनों तरफ से खतरा था और यहाँ पे बड़ा मुश्किल वक्त था जो 29 के बाद गुजरा। 3-4 दिन लॉकडाउन के रियासत में गुजरे। अगर अवाम के पास जाते तो वो नेशनल चैनल पे जो चलने वाली चीज़ें थी वो उसकी वजह से वो आपकी दुश्मन थी। और फिर यहाँ पे शौकत नवाज मीर साहब ने जो क्लियर किया कि ये लोग हैं, ये आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, ये इन हालात में भी ये मुकाबला कर रहे हैं, तो उस वजह से मेरे ख्याल में अवाम से थोड़ा सा बचना आसान हुआ। लेकिन बड़ा मुश्किल है इस तरह आगे चीज़ें सर्वाइव करना, दूसरों तक जब चीज़ ना पहुँचेगी तो वो कुछ भी ख्याल करके आपको कुछ भी कह सकता है।